हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट देखा था, हेनरी लॉ देखा था। फिर उसके बाद हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हेनरी लॉ का यूज कैसे होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं हेनरी लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जो हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस यूज करते हैं, लाइक सोडा वाटर यूज करते हैं या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व कैसे किया जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे हाई प्रेशर पर डिजोल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें हेनरी लॉ से पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस वजह से हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस जो सॉल्यूशन होता है, जो वाटर होता है, जो सोडा वाटर है, उन सब में डिसॉल्व किया जाता है और इससे प्रोड्यूस किया जाता है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ठीक, तो वहां पर जैसे ही आप उसको हाई प्रेशर पर वो बंद होता है और जैसे ही आप उसके जो कैप होता है उसको हल्का सा भी खोलते तो हमें एक अलग सी आवाज आती है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उस कैप को खोलते हैं, आप उस कैप को खोलते तो वहां पर प्रेशर क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। ठीक, और प्रेशर डिक्रीज होने लगता है मींस जो सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस की डिक्रीज होते चले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनेटेड बेवरेजेस यूज करने के लिए भी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। किस पर बेस्ड है? ये हेनरी लॉ पर बेस्ड है। कैसे? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैस होता है और गैस को डिसॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है। और तो ये जो सारे जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती है वो हाई प्रेशर पर पैक्ड होते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? वो डिसॉल्व होती है। और जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हैं, वहां पर जो प्रेशर होता है वो कम होता चला जाता है और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आपको कम होती चली जाती है। इसीलिए जब आप जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उससे जब स्टार्टिंग में पीते हैं और अगर उसको थोड़े देर बाद अगर आपने रख दिया और उसके बाद अगर आप उसको पीते हैं तो आपको उन दोनों के टेस्ट में कुछ डिफरेंस महसूस होगा। वो क्यों महसूस होगा? क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में उसको लिया, आपने स्टार्टिंग शुरू में बॉटल खोला और उसको यूज कर लिया, तो आपको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पर मौजूद था, उसमें डिसॉल्व थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तुरंत जैसे आपने कैप खोला और उसको लेकर पी लिया, लेकिन आप उसको कैप को खुला रख देंगे और उसके बाद आप थोड़े दिन बाद या एक दिन बाद अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको लगेगा कि उसका टेस्ट चेंज हो गया। वो एकदम सिंपल सा लगेगा, आपको बहुत कुछ अलग ही टेस्ट आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर जब आपने कैप खुला रख दिया तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां हाई प्रेशर पर डिसॉल्व थे, कैप खोलने की वजह से वहां क्या हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता चला जाएगा। हाई प्रेशर ही नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर पर गैस वहां डिसॉल्व नहीं होगी, वो स्केप कर जाएगी उस बॉटल पे से और आपको जो ड्रिंक होगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होगा, वो आपको बहुत ही नॉर्मल सा लगेगा, कुछ उतना अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक, तो ये हेनरी लॉ का एक यूज था कार्बोनेटेड बेवरेजेस प्रिपेयर करने में। तो सेकेंड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ कांस्टेंट का, या आप इससे बोल सकते हैं कि हम इसे किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? एनॉक्सिया को हेनरी लॉ कांस्टेंट से। तो एनॉक्सिया इन क्लाइंबर्स। तो ये एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जब हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो ये जो कंडीशन वहां पर बन जाती है उसको एनॉक्सिया कहा जाता है। अब ये होता कब है? कि जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो वह हाई एल्टीट्यूड्स पर आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम होगा मींस ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी वहां पर कम होगा। और जब ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा मतलब हम उसको बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन गैस वहां पे बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जिससे हमें भी कम अमाउंट में ऑक्सीजन गैस मिलेगी और साथ ही उसका जो डिसोल्यूशन है वो हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड में बहुत ही कम अमाउंट में क्या हो पाएगी? डिसॉल्व हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन गैस है उसका प्रेशर क्या है? लो है। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन गैस का वो लो है। क्यों? और हमें पता है कि हेनरी लॉ से हमें पता है कि जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी और जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तब वहां पर हमें क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होगी,
और भी कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वहाँ, और यही सबको क्या बोला जाता है, एनॉक्सिया बोला जाता है। ठीक, इसी वजह से कई जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का कंटेनर लेके चलते हैं ताकि उन्हें अगर तकलीफ हो तो उसका वो यूज कर सके। ठीक, तो हमने एनॉक्सिया को कैसे एक्सप्लेन किया, हेनरी लॉ के हेल्प से एक्सप्लेन किया। क्यों, क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उससे वहाँ हाई एल्टीट्यूड्स पर कम होता है। वहाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है मींस ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी कम होगा, और जब ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कम है तो वो जब हम उसको इनहेल करेंगे तो हमारा ब्लड मींस लिक्विड में वो कम अमाउंट में डिसॉल्व होगा। ये हमें कैसे पता चला, हेनरी लॉ से, क्योंकि हेनरी लॉ में बताया गया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। मींस जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के गैस के। मींस प्रेशर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा, बट यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया गैस का। अब गैस का प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर कम होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो वहां पर हमें सांस लेने में तकलीफ होगी और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। वहां पर हमें थोड़ा सा चक्कर आना, ये सारे प्रॉब्लम्स वहां होने लगते हैं, और इन सबको ही बोला जाता है एनॉक्सिया। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस reason that the climbers which have to climb to high altitudes generally carry cylinder of oxygen them in order to supplement of deficiency of oxygen। इसी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं कि अगर उन्हें हाई एल्टीट्यूड्स पर लगे कि जब उनके ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा तब वो उसका यूज कर सके। ठीक, तो आपको ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। अब ये एक्वेटिक स्पीशीज जो होती हैं वो ठंडे पानी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों होता है, तो हेनरी लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है द एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं उनके लिए लाइफ कंफर्टेबल होती है किसमें, कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं उनको भी ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होता है। जैसे हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है उसी तरह से जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं उनको भी ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे हाँ, आपको ये भी चीज पता है, हमने अभी प्रीवियस हेनरी लॉ में पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वहां पर डिक्रीज होती जाती है, यानी टेम्परेचर कम ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन गैस वहां क्या हो जाएगा, कम अमाउंट में डिसॉल्व होगा। इसी वजह से कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ क्या होगा, एक्वेटिक जो लाइफ होगा वो मोर कंफर्टेबल होगा, वो कंफर्टेबली ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो वहां पर क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन गैस की इन वाटर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चले जाएगी। और जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पर उनको जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वहां पर उनको डिफिकल्टी आएगी, उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल होती, मोर कंफर्टेबल देन हॉट वाटर। क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व होता है, और जो हॉट वाटर होता है वहां पर ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है हेनरी लॉ से कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जाती है, वो इंक्रीज होती चले जाती है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। मीन हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, वो क्या होती चले जाएगी, डिक्रीज
इंक्रीज होते चले जाएगी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मीन्स ऑक्सीजन गैस वहां पर कम सॉल्युबल हुआ, यानी वहां के जो एक्वेटिक स्पीशीज है उनको कम अमाउंट में ऑक्सीजन गैस मिलेगा और फिर उन्हें डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया कि क्यों एक्वेटिक लाइफ कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में वहां ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम है मीन्स केएच की वैल्यू कम है, और केएच की वैल्यू कम है मीन्स सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक, क्लियर आपको? नेक्स्ट है डीप सी डाइविंग। तो आप सभी डीप सी डाइविंग, तो यहाँ पर अब होता क्या है डीप सी डाइविंग पे? तो जो डाइवर्स होते हैं, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, नीचे गहरे समुद्र में जाते हैं, सी डाइविंग करते हैं, तो वो अपने साथ वहां पर कंप्रेस्ड गैस का एक कंटेनर लेके जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन गैस की सप्लाई होती रहे। तो जब वो नीचे जाते हैं, गहराई पर जाते जाते डीप और डीप चले जाते हैं, तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो वो गैस इनहेल करते हैं, उस गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। मींस वो मिक्सचर ऑफ गैस होता है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड गैस लेकर जाते हैं अपने सिलेंडर में। तो उस वजह से जब वो इनहेल करते हैं उस गैस को, तो वहां प्रेशर ज्यादा मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो भी ज्यादा, जिससे ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन गैस भी ज्यादा अमाउंट में सॉल्युबल हो जाएगा उनके ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में, और साथ ही नाइट्रोजन गैस भी वहां पर डिसॉल्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होती है। जब आप नीचे जाते जाएंगे समुद्र में, गहरे समुद्र में जाते जाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके ऊपर हाई प्रेशर लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर जो वो गैस इनहेल करेगा, तो उस गैस में जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होगी। वो क्या होते चले जाएगी, वो बॉडी में डिसॉल्व होते चले जाएगी। मीन्स हमारे जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स और उसमें जो टिश्यू है हमारे बॉडी में, उन सब में डिसॉल्व होते चले जाएगी। तो जो ऑक्सीजन गैस होता है, उस ऑक्सीजन गैस का यूज तो सेल्यूलर प्रोसेस इन सब में यूज हो जाता है, बट जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कलेक्ट हो जाती है टिश्यू पर और वो इनर्ट होती है। ठीक, फिर जब वो डाइविंग करके ऊपर आते जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं, ऊपर आने पर क्या होते जाएगा, प्रेशर कम होते जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से अब ये नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व थे, अब वो क्या होना चाहेंगे, बॉडी से बाहर निकलना चाहेंगे। तो ये क्या करने लगते हैं, ब्लड्स में बबल्स बनाने लगते हैं, नाइट्रोजन गैस का बबल्स बनने लगता है, जिससे एक बहुत ही बोलना चाहिए कि बहुत ही डेंजरस मेडिकल कंडीशन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं, और इस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है बेंड्स। और ये जो बेंड्स होता क्या है, इस समय पर जो डाइवर्स होते हैं, जो डीप डाइविंग करते हैं, उन डाइवर्स को जो सांस लेने में, ब्रीथिंग में बहुत ही डिस्कम्फर्ट होने लगता है और साथ ही उन्हें पेन भी होने लगता है। और ये जो डिस्कम्फर्ट और ब्रीथिंग में पेन हो रहा है, इसी सिचुएशन को, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है, और इस सिचुएशन को ही क्या बोला जाता है, बेंड्स बोला जाता है। तो इस वजह से जो डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब जो नाइट्रोजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस को भी फिल करके अपने साथ कंटेनर में लेकर जाते, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो बहुत ही कम डिसॉल्व होती है। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया बैंड्स क्या होता है और इस बैंड से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो जो हम हेनरी लॉ है उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली अंडर आइडियल कंडीशन, कि ये जो लॉ है वो सिर्फ हम आइडियल कंडीशन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है the molecules of the gases should not dissociate in solution, means जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस की, वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, मींस एक साथ आके और कुछ अलग प्रोडक्ट नहीं बना देना चाहिए, वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विथ द सॉल्वेंट टू फॉर्म एनी कंपाउंड, और साथ ही जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये तीन उनके लिमिटेशन है। पहला क्या कि पहला लिमिटेशन क्या था कि जो गैसेस, ये जो लॉ है, ये लॉ सिर्फ आइडियल कंडीशन पर ही अप्लाई होगा। दूसरा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, मींस वो ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे
पार्ट्स में डिसोसिएट हो जा रहे हैं। थर्ड है जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, मतलब इनरिएक्टिव होना चाहिए, इररिएक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम अमोनिया लेते हैं, अमोनिया कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर अमोनिया कंबाइन हो गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो गया, यहाँ पर आयोनाइज हो गया NH4 और OH माइनस में। सिमिलरली HCl गैस के लिए भी जो HCl गैस हो जाती है वो डिसोसिएट हो जाती है। डिसोसिएट मतलब अपने आयंस में टूट जाना, जैसे HCl H+ और Cl माइनस आयंस में टूट गई। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ के। तो अब चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ टॉक्सिक गैस with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole per kilogram, calculate Henry's law constant. ठीक है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको क्या दिया है, आपको सबसे पहले तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, मींस ये H की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दे रखा है कि H2S इन वाटर एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मींस वहां पर प्रेशर कितना है 1 बार और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्युबिलिटी कितनी है उसकी 0.195। तो आपको KH कैलकुलेट करना, तो आपको पता है हेनरीज लॉ से क्या पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पर कौन सा गैस है, H2S गैस है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्युबिलिटी दी हुई है आपको उस गैस की, कितनी दी हुई है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो कितना दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दी हुई है 0.195 मोल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट 0.195 मोल ऑफ H2S gas dissolved in 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर इतनी जानकारी दी हुई है कि प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 बार। ठीक, तो हमें बताया गया कि सॉल्युबिलिटी कितनी है 0.195 मोल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.195 मोल ऑफ H2S गैस डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो यहाँ आपको अब अगर KH जानना है, आपको हेनरी कांस्टेंट फाइंड करना है, तो आपको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए उस गैस का। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तो आपको प्रेशर तो दिया हुआ है 1, लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, बट आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिए हुए हैं। अब आप उससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि गैस किस में डिसॉल्व हो रही है, वाटर में डिसॉल्व हो रही है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो दिए हुए हैं, कितने 0.195 मोल। आपके पास वाटर के मोल्स नहीं, बट आपके पास वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है वाटर, 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, वाटर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया 18, तो ये आ जाएगा 55.5 मोल। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो X H2S मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S is equals to 0.195
अपॉन 55.5 प्लस 0.195, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.195 अपॉन 55.695 और फाइनली इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया गैस। हमें क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख देते हैं, तो KH इज इक्वल्स टू कितना, T अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हमारे पास प्रेशर कितना है 1 बार, तो 1 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁻�4। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली, आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 285.71 बार। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई थी उस गैस की और आपको फाइंड करना था हेनरी लॉ कांस्टेंट। आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी थी STP पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 बार, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमें दिया हुआ था 0.195 मोल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि 0.195 मोल किसमें प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक। तो ये 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया। जब वो पता चल गया तो हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया गैस के लिए, और जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया तब हमने उसके हेनरी कांस्टेंट भी वहां पर कैलकुलेट कर ली, जिसका फाइनल आंसर आया हमें 285.71 बार। देख लीजिए आप,